हेलो एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल पिछले पीडीएफ में हमने पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने देखा था। उसके आगे अब हम देखेंगे। इंडेक्स हमने देखा था और डेफिनेशन क्लॉज हमने समझा था। आज हम डेफिनेशंस को डीप में समझेंगे, अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि हमें सिर्फ और सिर्फ माइनर एक्ट्स, लोकल एक्ट्स जो है वहाँ के 5 वो करने हैं, तो उसके लिए बैच स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है या इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लें और फटाफट ज्वाइन कर लें। 25 तारीख से ही शुरू हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। 2(1) में जो एकोमोडेशन है वो क्या कहता है, और आप याद रखिएगा 5 नंबर आते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट से, हाथ से जाने मत दीजिएगा एक भी नंबर। एकोमोडेशन एक्ट की एकोमोडेशन की जो डेफिनेशन है 2(1) में है। नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो क्या इंक्लूड है क्या नहीं है वहां से क्वेश्चन आएगा। एकोमोडेशन का मतलब होता है कोई भी बिल्डिंग और उसका पार्ट। करेक्ट, क्या है? कोई भी बिल्डिंग और उसका पार्ट जो कैसे दी है, लीज पर दी हुई है, लैंडलॉर्ड ने किसको दी है, टीनेंट को दी है। चाहे वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए हो या नॉन रेजिडेंशियल के पर्पस के लिए। बहुत सिंपल सी चीज है, समझ गए आप? कोई भी बिल्डिंग, उसका पार्ट जो लीज पर दी गई है लैंडलॉर्ड द्वारा, और किसको दी गई है, टीनेंट को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो अब आएगी, क्या है? इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड किया गया इस डेफिनेशन में? ओपन स्पेस, कोई खुला हुआ है स्पेस, जैसे गाड़ी रखने का हो गया, गार्डन हो गया। स्टेयर केसे, सीढ़ियाँ। भाई वो दूसरा मंजिल का मकान आपने किराए पे ले लिया, अब सीढ़ियाँ ही नहीं चढ़ने दे रहे हो, जाने नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? कूद के तो जाएंगे नहीं हनुमान जी की तरह। फिर आता है ग्राउंड्स, गार्डन, गैरेज, और भी कोई फैसिलिटीज, एमिनिटीज जो एग्रीमेंट में दोनों के बीच में लिखी गई हैं। और उसके बाद आता है लैंड। कौन सी लैंड? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। ऐसी कोई भी लैंड नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो है एग्रीमेंट टू टू। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, वैसे तो सब समझते हैं लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसी के अकॉर्डिंग, बट याद रखना है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एग्रीमेंट हमने देखा था ओरल और रिटन दोनों होते हैं, बट यहाँ पर क्या डिफरेंस है? ओनली ए रिटन एग्रीमेंट। करेक्ट, क्वेश्चन आएगा वो घुमाएंगे और आप घूम जाएंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है हैबिचुअल ऑफेंडर। पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, जिसमें मई में जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल होके सुप्रीम कोर्ट से अब दोबारा फिर हो रहा है, जिसकी वैकेंसी है, उसमें क्वेश्चन आया था। एक तो हैबिचुअल ऑफेंडर का सेक्शन पूछते हैं 2(4), दूसरा क्या पूछते हैं, कितने दिन का उसने डिफॉल्ट किया है। तो देखते हैं, ऐसा कोई टीनेंट, ऐसा कोई किराएदार जो फेल हो गया है पैसे देने में, रेंट देने में फेल हो गया कि कब? 12 महीने के ड्यूरेशन में। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा, कितने ड्यूरेशन में फेल हुआ हो? 12 महीने के ड्यूरेशन में 3 या उससे अधिक बार क्या हो गया हो, फेल हो गया पैसे देने में। लेट सपोज उसने जनवरी का दे दिया, फरवरी का नहीं दिया, मार्च का नहीं दिया, 2 महीने का नहीं दिया, उसके बाद अप्रैल दिया, मई दिया, बहुत बढ़िया तरीके से, फिर जून जुलाई में गड़बड़ कर दी, जून का दे दिया, नहीं दिया। ऐसा है, उसने 12 महीने में 3 बार वो फेल हो गया, जो देना उसको चाहिए था तब नहीं दिया उसने, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड एक्ट। ये मैं बार बार आपको बता रही हूँ, पिछला वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था ओल्ड एक्ट, इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ सेक्शन में भी आएगा, एक लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन 14 रिपीलिंग वाला वहां भी है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। 1961, करेक्ट। उसके बाद 2(9) रेंट। रेंट का मतलब होता है कंसिडरेशन। एग्रीमेंट हुआ ना कि उन्होंने बोला आपका कितने में जा रहा है रूम, लैंडलॉर्ड बोलते हैं 5,000 में, लेकिन टीनेंट बोला नहीं सर 5,000 तो थोड़ा महंगा है, आप थोड़ा कम कर लो। तो उन्होंने कहा चलो 4,000, इससे ज्यादा कम नहीं होगा। तो जो 4,000 रुपए है, मकान मालिक ने दिया क्या? अपना मकान, कमरा, और आपने क्या दिया? कंसिडरेशन। और वो कंसिडरेशन क्या कहलाता है? रेंट कहलाता है। करेक्ट। अब आए टू सब क्लॉज 13 की डेफिनेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे बीच की कहाँ गायब कर दी? बीच की गायब नहीं कर दी, लेस इंपॉर्टेंट को पहले समझना है और इंपॉर्टेंट को बाद में समझना है। तो क्या है 2(13), 2 सब क्लॉज 13 में सोशल न्यूसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या पूछते हैं इसमें? शेड्यूल पूछेंगे सिर्फ, ठीक है। टीनेंट जो हैं, जो टीनेंट रह रहे हैं वो कमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ऑल या तो सारे कर दिए, या उनमें से कोई एक एक्ट कर दिया, ठीक है। कौन सा एक्ट किया? जो कि मेंशन है शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में? 4 शेड्यूल में 10 नंबर की लिस्ट पे जो मेंशन है उनमें से ऑल या कोई एक ऑफेंस कर दिया, तो वो कौन हो गया? वो क्या हो गया? उनका काम सोशल न्यूसेंस की कैटेगरी में आ गया। करेक्ट। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारी डेफिनेशन जो है आज की वो है लैंडलॉर्ड, ठीक है। देखो लैंडलॉर्ड
इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट, ठीक है। लैंडलॉर्ड 2.5 में याद रखिएगा, और लास्ट डेफिनेशन है 2 सब क्लॉज 14, वो है टीनेंट की। लैंडलॉर्ड की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं। अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु इज रिसीविंग, जो ले रहा है, या एंटाइटल टू रिसीव, या एंटाइटल है किसी और के बिहाफ पर लेने के लिए, ऑन हिज ओन अकाउंट, खुद ही या किसी और के अकाउंट पे या किसी और के बिहाफ पे ले रहा है। ये देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, और बेनिफिट फॉर अदर्स, भाई किसी और के बेनिफिट के लिए भी ले रहा है। एज ट्रस्टी, इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आएगा इंक्लूड क्या है क्या नहीं। एज ट्रस्टी ले रहा है, एज गार्जियन ले रहा है, एज रिसीवर ले रहा है, फॉर एनी अदर पर्सन, ठीक है। तो जो भी पर्सन पैसे ले रहा है किसी अकोमोडेशन को देने के बदले, वो सभी क्या है, लैंडलॉर्ड है, करेक्ट। और या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, अन्य कोई व्यक्ति जो लेता, हु वुड रिसीव, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, जो लेता, कब लेता, अगर रेंट को, अकोमोडेशन को रेंट पे दिया होता, ठीक है, समझ गए। तो वो कौन है, लैंडलॉर्ड है। अब आता है नेक्स्ट टीनेंट की, हम बात कर लेते हैं। देखिए टीनेंट समझ लेते हैं 2 सब क्लॉज 14 में। एक तो सेक्शन यहाँ से पूछते हैं, अ पर्सन बाय हुम, जिसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है, ऑन हुज अकाउंट, जिसके अकाउंट पे, ऑन हुज बिहाफ, जिसके बिहाफ पर पैसा दिया जा रहा है, टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड को पैसा दे रहे हो, फॉर अकोमोडेशन, जिस जगह रह रहे हो उस चीज का पैसा दे रहे हो। कोई इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है ना, खास बात अब आएगी। इंक्लूडिंग पर्सन, किस व्यक्ति को टीनेंट की डेफिनेशन में शामिल किया गया है, ठीक है। जो पैसे दे रहा है वो तो पता ही है कि वो किराएदार है, ठीक है। जो व्यक्ति, हु इज कंटिन्यूइंग, जो व्यक्ति साथ में रह रहे हैं, वो अभी भी रह रहे हैं, लेकिन कब रह रहे हैं, इन द पोजेशन, अभी भी कब्जे में रह रहे हैं, आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ हिज टीनेंसी, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल से ऑर्डर आ गए हैं, ऑर्डर आ गया, डिक्री आ गई, अंडर दिस एक्ट, उस एक्ट के अंदर क्या आ गई, ऑर्डर, डिक्री आ गई, किसकी, बाहर निकलो, बेदखली की डिक्री आ गई, फिर भी रह रहे हैं, ठीक है। तो क्या है वो, टीनेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ऑन डेथ, डेथ में दो बातें आपको देखनी है, एक तो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए और एक कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। डेथ हो गई टीनेंट की, जैसे होता है, आप सभी जानते हैं, है ना। तो उसके बाद किन लोगों को टीनेंट माना जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% पिछले साल भी आया था, इस साल भी आने की संभावना है। तो क्या है, एक तो स्पाउस, स्पाउस का क्या मतलब होता है, आपका पार्टनर। अगर फीमेल है तो उसका स्पाउस कौन कहलाता है, हस्बैंड। और अगर हस्बैंड है तो उसका स्पाउस कहलाती है उसकी वाइफ, ठीक है। अपोजिट जेंडर के जो होते हैं उन्हें स्पाउस कहते हैं। तो सबसे पहले डेथ टीनेंट की होने के बाद उसका स्पाउस टीनेंट कहलाता है, उसका सन, उसकी डॉटर, उसकी मदर एंड उसकी फादर, करेक्ट। जो क्या थे, हु हैड बीन ऑर्डिनली रिजाइडिंग, जो रह रहे थे उसके साथ, और बिजनेस, अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो ऑर्डिनली रिजाइडिंग आपको देखना है, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए तो हु हैड बीन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। विद हिम का मतलब जो टीनेंट जिसकी डेथ हो गई है, हिम सच अकोमोडेशन, उसमें रह रहे थे, उस मकान में रह रहे थे, एज अ मेंबर ऑफ फैमिली, करेक्ट। फैमिली मेंबर की तरह उसका स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर। मान लीजिए उसकी स्पाउस है, 7-8 साल से तो साथ रह नहीं रही थी, मरने के बाद साथ रहने आ गई कि मैं तो इनकी पत्नी हूँ, साथ रह रही थी, तो वो नहीं माना जाएगा। जो उस समय अप टू द डेथ, जब तक उसकी डेथ हुई तब तक साथ रह रहे थे, ठीक है। और इन केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस और कॉमर्शियल, दोनों के लिए अप्लाई होता है ये चीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है। इस क्वेश्चन किस तरह से आएगा, इनमें कौन शामिल नहीं है टीनेंट में, ठीक है। तो क्या दे देंगे, स्पाउस भी देंगे, सन, डॉटर दे देंगे, और चौथा दे देंगे सिस्टर। क्या देंगे, सिस्टर। अब आप देख लो, विच इज नॉट करेक्ट में या विच इज नॉट इंक्लूडेड आ गया, तो आपको सिस्टर, क्योंकि मदर है, फादर है, सन है, डॉटर है, स्पाउस है, सिस्टर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 3, ये डेफिनेशन क्लॉज खत्म, इसमें से 100% एक आएगी। उसके बाद आता है एग्जेम्पशन, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सेक्शन 3 इसमें दिया हुआ है। क्या होता है कि ये एक्ट किस प्रेमाइसिस पे, किस एकोमोडेशन पे अप्लाई नहीं होगा, तो वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये किस पे अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पे, कुछ बोर्ड्स पे, जैसे बोर्ड होते हैं, कॉरपोरेशंस जो होते हैं, और जो किसके हैं, प्रोमोटेड बाय और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के हैं, ये मान लो सरकारी बिल्डिंग, उन पर अप्लाई नहीं होता, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर दे, नोटिफिकेशन में एग्जेम्प्ट कर दे, उन पर भी अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है टीनेंसी एग्रीमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या है ये टीनेंसी एग्रीमेंट, ये कहता है कि जब ये एक्ट नहीं था, करेक्ट, उससे पहले की जो अकोमोडेशन चले आ रहे थे कैसे भी चले आओ, लेकिन अब इस एक्ट के आने के बाद आपको रिटर्न एग्रीमेंट के बिना दे ही नहीं सकते, नहीं दे सकते। कैसे नहीं दे सकते, बिना रिटर्न एग्रीमेंट के, मतलब रिटर्न एग्रीमेंट कंपलसरी है। उसके बाद देते हैं, अगर टीनेंसी क्रिएटेड इस एक्ट से पहले की गई थी,
इस एक्ट से पहले टेनेंसी आपने एग्रीमेंट के द्वारा की गई है, तो उस एग्रीमेंट को लिख के कंट्रोलर के पास देना है। कहाँ जमा कराना है? कंट्रोलर, क्योंकि क्वेश्चन आएगा कहाँ जमा कराना है, अथॉरिटी कंट्रोलर बोथ, तो आप अथॉरिटी करोगे 100%, और सॉरी ट्रिब्यूनल करोगे और बोथ भी कर सकते हो, तो आपको याद रखना है कंट्रोलर के पास जमा करानी है। उसके बाद आता है अगर वो दोनों जॉइंटली जमा नहीं करवा पाते हैं, लैंडलॉर्ड अलग रहता है या टेनेंट अलग रहता है या दोनों की पटती भी नहीं है, करेक्ट, तो क्या कर सकते हैं, दोनों सेपरेटली अपना अपना क्लेम, अपने अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे टेनेंट क्या लिखेगा, मैं रामलाल इस मकान में इतने बटा इतने में यहाँ पर रह रहा हूँ, इतने रुपए देने तय हुए हैं और इन शर्तों पे रह रहा हूँ। मकान मालिक अपनी तरफ से क्या लिखेगा, मैं श्यामलाल, मेरा मकान का ये मालिक है, ये मेरा किराएदार है, जून महीने से मैंने इसको दिया, 6 महीने के लिए किराए पे दिया, इन शर्तों पे दिया, ठीक है। मकान मालिक अपनी बातें लिखेगा और वो किराएदार अपनी बातें लिखेगा, और दोनों का जमा करा देंगे वहीं कंट्रोलर पे, याद रखिएगा अथॉरिटी पे नहीं, कंट्रोलर पे, ठीक है। और जो फॉर्मेट होगा और कितने समय में जमा कराना है, ये सब प्रिस्क्राइब्ड है उसमें। नेक्स्ट आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है रेंट टू बी एज एग्रीड। रेंट कैसा होगा? एज एग्रीड। जैसे मैंने बताया, लैंडलॉर्ड ने तो क्या बोला, 5,000 रुपए मांगे, लेकिन आपने बार्गेनिंग कर करा के 4,000 रुपए में उनको मना लिया, तो जो एग्री हुए हो आप जिस अमाउंट पे, वही क्या होगा, आपका रेंट होगा। रेंट शेल बी एज एग्रीड, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ठीक है। इट शेल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं है, चार्जेस एंड एमिनिटीज एग्रीड सेपरेटली। जैसे बिजली पानी के बिल, आजकल तो वाईफाई के भी इंक्लूड होने लग गए हैं बैंगलोर और दिल्ली में, मैंने खुद देखा है, बोलते हैं वाईफाई चाहिए नहीं चाहिए इस तरह से देखो वाईफाई के भी चार्जेस लगने लगते हैं, ठीक है। 5 सब क्लॉज 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सेपरेटली इसको लिख दिया है। क्या है? रेंट कैसा पेबल होगा, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है और इस बार भी आने की संभावना है। क्या है? जो महीना है, जिस महीना आप रह लिए हो, उसके अगले वाले महीने की 15 तारीख तक, मतलब 15वें दिन तक आपको नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ, ये याद रखना है, 15 डेज ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ, अगले महीने के, मान लो जनवरी रह लिए तो फरवरी, 15 फरवरी तक आपको पैसे जमा कराने हैं। ये हुआ हमारा छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल का सेक्शन 5। नेक्स्ट में पूरा एक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा बैच स्टार्ट चुका है, जिन्हें पूरा छत्तीसगढ़ लेना है वो पूरा भी ले सकते हैं, और जिन्हें सिर्फ माइनर लेना है वो माइनर भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।